नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। किसान आंदोलन नए अवतार में आगे बढ़ रहा है। कल तक जिस आंदोलन की धुरी सिंधु बॉर्डर हुआ करती थी, अब वो गाजीपुर हो चुकी है। टिकैत के आंसुओं ने जाट राजनीति कैसे जगा दी है, आज इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। इस आंदोलन से दिल्ली की मुश्किल कैसे बढ़ने वाली है। 6 फरवरी को चक्का जाम और अक्टूबर तक चलने वाला आंदोलन देश की राजधानी को कितना कष्ट देगा, यह जानना बहुत जरूरी है। बजट आने के बाद देश के एक बड़े वर्ग को लग रहा है कि इसका उन्हें ना तो नफा हुआ है ना ही नुकसान, लेकिन हर तरफ इसकी तारीफ हो रही है। ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है? और फिर बात लापरवाही की हद की। महाराष्ट्र में हेल्थ वर्कर्स ने बच्चों को पोलियो की खुराक की जगह सैनिटाइजर पिला दिया। यह लापरवाही पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। सबसे पहले फिक्र किसानों की। आज किसान आंदोलन का 69वां दिन और नए कृषि कानून की वापसी को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई बार बार रोकनी पड़ी। राज्यसभा में नारेबाजी करते हुए विपक्ष ने वॉकआउट किया। लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम सांसद नारेबाजी करते रहे और सदन को नहीं चलने दिया। इस बीच आज भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक उनकी घर वापसी नहीं होगी और आंदोलन अक्टूबर तक चलता रहेगा। बातचीत का कोई न्योता आया? अभी कोई नहीं है। आपकी तरफ से कोई पहल? नहीं, ऐसा तो नहीं कि पहले आप चल रहा है? कोई नहीं है। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं है। तो ये अक्टूबर तक का हम प्रोग्राम इसका बना के चलेंगे। पिछले 2 महीने से दिल्ली एनसीआर इस आंदोलन के कारण त्रस्त है और अब किसानों ने 6 फरवरी को देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक के लिए चक्का जाम का ऐलान किया है, जिससे परेशानी और बढ़ने वाली है। क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर उत्पात मचाया गया, उससे देश की छवि धूमिल हुई, गणतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंची और दिल्ली को काफी चोट लगी। इसीलिए डर यह है कि 6 फरवरी को क्या होगा। अब दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर भारी बैरिकेड्स लगा दिए हैं। कटीले तारों से भी रास्ते में अवरोध बनाए गए हैं। कई लेयर के बैरिकेड्स और सीमेंट वॉल बनाई गई हैं। गाजीपुर बॉर्डर की सड़कों पर बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई हैं ताकि 26 जनवरी वाली घटना दोबारा ना होने पाए। लेकिन किसानों के नेता कह रहे हैं कि उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि 26 जनवरी की घटना के बाद से इस आंदोलन का रंग रूप, एजेंडा सब कुछ बदलने लगा है। अब आंदोलन के सबसे बड़े नेता के रूप में टिकैत दिख रहे हैं और आंदोलन का एपिसेंटर पंजाब के बजाय पश्चिमी यूपी और सिंघू बॉर्डर के बजाय गाजीपुर बॉर्डर हो गया। हमारा ये है कि बिल वापसी कर दो तो ये किसान घर चला जाएगा। किसान घर नहीं जाएगा। हम क्या कहीं जा रहे हैं, यहाँ से यहीं रहेंगे। 26 जनवरी में तो दिल्ली में चलेंगे। पूरे देश के किसान ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक, ये 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन टिकैत के इर्द गिर्द घूमने लगा। जिस आंदोलन की धुरी कभी सिंधु बॉर्डर हुआ करता था, अब उसका केंद्र गाजीपुर बॉर्डर बन गया है। जो टिकैत आंदोलन से सियासत को दूर रखने का दावा करते थे, अब वो रोज सियासी नेता को गले लगा रहे हैं। क्या किसान आंदोलन ने टिकैत की सियासत को हवा दे दी? क्या ताज़ा किसान आंदोलन से टिकैत को खोई सियासी ज़मीन वापस मिलने लगी? आज हम इसका बारीक विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे पहले बात नए कृषि कानून वापसी को लेकर किसान आंदोलन की करते हैं। नवंबर के आखिर में जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो मुख्यतः दिल्ली के 3 बॉर्डर इसके केंद्र बने। पहला सिंघू बॉर्डर, दूसरा गाजीपुर बॉर्डर, तीसरा टीकरी बॉर्डर। हमने पहले भी आपको बताया और दिखाया था कि दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर किसान आंदोलन का एपिसेंटर बन गया। आंदोलन के नाम पर करीब 8 किलोमीटर तक सड़कों पर कब्जा कर लिया गया, जिससे ट्रैफिक भी जाम हुआ और दिल्ली को अरबों का नुकसान भी हुआ। आंदोलन का दूसरा केंद्र गाजीपुर बॉर्डर है। यहाँ भी 2 महीने से ट्रैफिक का बुरा हाल है। आंदोलन के तीसरे केंद्र टीकरी बॉर्डर का सूरत हाल भी कुछ ऐसा ही है, जिसके चलते लोग जाम से भी जूझ रहे हैं और दिल्ली को अरबों का नुकसान भी हो चुका है। और इन सभी बॉर्डर इलाके में 26 जनवरी की हिंसा वाले दिन से आम लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। कई बॉर्डर इलाके सील हैं, इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों को और ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को खासी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच
सबसे बड़ा सवाल ये है कि 26 जनवरी से पहले जिस किसान आंदोलन का केंद्र सिंघू बॉर्डर हुआ करता था, अब वो सेंटर गाजीपुर बॉर्डर कैसे बन गया है। शायद आपको लगता होगा कि 27 जनवरी की शाम जब गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया, पुलिस प्रशासन के तमाम आला अफसर वहां पहुंच गए, तभी मंच पर किसान नेता टिकैत की आंखों से आंसू बहने लगे और इसी कारण टिकैत सहानुभूति बटोरते चले गए। पूरे देश के किसानों को बर्बाद कर दो। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। अचानक क्या हुआ? ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि टिकैत का आंसू किसान आंदोलन का यू टर्न बन गया, क्योंकि एक दिन पहले गणतंत्र पर्व के दिन जिस आंदोलन की छवि उत्पात, अराजकता, हिंसा और तिरंगे के अपमान के कारण धूमिल हुई, उस दाग को टिकैत ने अपने आंसुओं से धोने की कोशिश की और उसमें वो बहुत हद तक सफल भी हुए। राकेश टिकैत उस दिन जो रात में भावुक हो गए, रोए, उसने स्थिति थोड़ी बदल दी है। लेकिन मेरा अब भी मानना है कि 26 जनवरी को जिस तरह से किसान नेताओं ने न केवल पुलिस प्रशासन, सरकार और पूरे देश के साथ विश्वासघात किया, जो समझौता हुआ था उसको तोड़कर जिस तरह का हिंसा का तांडव किया, उसके बाद इस आंदोलन का नैतिक आधार खत्म हो गया। अब अगर टिकैत के आंसू और 26 जनवरी के बाद सियासी क्रोनोलॉजी पर गौर करें तो जिस आंदोलन में सियासतदान के लिए नो एंट्री की बात कही जा रही थी, वहां राजनेताओं का तांता लगने लगा। टिकैत के आंसू पोंछने वाले नेता अभी तक गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। 29 जनवरी को आरएलडी नेता जयंत चौधरी राकेश टिकैत से मिले। इसी दिन दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और टिकैत से मुलाकात की। 29 जनवरी को भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी राकेश टिकैत से मिले। 30 जनवरी को इंडियन नेशनल लोक दल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला राकेश टिकैत के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। 30 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी टिकैत से मिले। 31 जनवरी को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और राकेश टिकैत से मुलाकात की। और आज यानी 2 फरवरी को शिवसेना नेता संजय राउत ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर राकेश टिकैत से मुलाकात की। शुरू से इस बात की फिक्र है कि किसान आंदोलन को सियासी हवा दी जा रही है। पर्दे के पीछे से राजनीति हावी है। खुफिया एजेंसियों ने कहा था कि लेफ्ट पार्टियों ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और फिर किसानों के मंच पर देशद्रोहियों के पोस्टर देखे गए और 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा का शक सच साबित होता है। लेकिन अब राकेश टिकैत के आंसुओं ने इस आंदोलन का रुख मोड़ दिया है, जिसके कारण जाटलैंड का इमोशन जाग उठा। की घटना को दशकों बाद देश ने किसानों की ऐसी तस्वीर देखी। दशकों बाद किसान आंदोलन के नाम पर ऐसी भीड़ उमड़ी और दशकों बाद किसान सियासत की धुरी बन गया। जिस जाटलैंड की अगुवाई कभी सबसे बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत किया करते थे, अब उसकी कमान उनके बेटों ने संभाली है। इसे सिलसिलेवार तरीके से ऐसे समझें कि 3 नए कृषि कानून के खिलाफ जब पंजाब की अगुवाई में आंदोलन शुरू हुआ तो इसके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाल दिया। यूनियन के अध्यक्ष और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत भी साथ रहे और टिकैत बंधु लगातार 26 जनवरी को शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड का दावा करते रहे। लेकिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के नाम पर दिल्ली को बंधक बना लिया गया, 400 पुलिस वालों पर हमला किया गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी आलोचना चारों तरफ हुई। एक बार ऐसा लगा कि दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन टिकैत ने अपने आंसुओं से इसमें नई अलख जगा दी। टिकैत की आंखों में आंसू देख पूरा जाटलैंड जाग गया। हमारे टिकैत साहब जो किसानों के नेता हैं, जिनकी आंखों में आंसू आए हैं, जिनकी वजह से आज पूरे देश के किसानों की आत्मा रोई है, ये बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। टिकैत साहब की आंखों में आंसू है। अगर वे जमीन पे पड़ेगा दिल्ली की तो दिल्ली की जमीन जल जाएगी। गुस्सा जाग गया हमारा, भाई रो पड़े, हम सब रो पड़े, हम बख्शेंगे नहीं। 26 जनवरी की घटना के बाद जिस आंदोलन की बत्ती गुल हो गई, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई और पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया, वहीं रातों रात टिकैत के गांव और पूरे पश्चिमी यूपी से किसान जुटने लगे, ट्रैक्टरों की कतारें लगने लगी और यहीं से आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ। इसके बाद जिस पश्चिमी यूपी में कभी महेंद्र सिंह टिकैत की तूती बोलती थी, उनके बेटे के समर्थन में किसानों की महापंचायत होने लगी।
29 जनवरी को टिकैत के गृह जिला मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत बुलाई गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसानों से दिल्ली कूच का ऐलान किया। 30 जनवरी को मथुरा में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल हुए। 31 जनवरी को बागपत में महापंचायत हुई। 3 घंटे तक चली सर्वखाप पंचायत में टिकैत को समर्थन देने की बात कही गई। 1 फरवरी को बिजनौर में महापंचायत बुलाई गई, जिसमें नरेश टिकैत और जयंत चौधरी शामिल हुए। कहा जा रहा है कि 26 जनवरी से पहले जो किसान इस आंदोलन से अलग थे और टिकैत की सियासत से इत्तेफाक नहीं रखते थे, वो भी अब टिकैत के समर्थन में आ गए हैं। कुछ दिनों तक आप इस भावुकता के साथ खेल सकते हैं, लेकिन याद ध्यान रखिए कि जो छोटा किसान है, 90% तो बहुत छोटे किसान हैं, उनको ये बात समझ में आ रही है कि आंदोलन किन लोगों का है। तो ये सोचना कि इस आंदोलन से कोई बहुत लंबी राजनीतिक लड़ाई संभव हो पाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। यहाँ आपको एक और जानकारी दे दें कि बलियान खाप पश्चिम यूपी में जाटों की सबसे बड़ी खाप पंचायत है और इसके अध्यक्ष भी नरेश टिकैत ही हैं, जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं, और यही दोनों भाई इस वक्त किसान आंदोलन के अगुवा बनकर उभरे हैं। जानकार बताते हैं कि यह किसान आंदोलन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जाटलैंड का जागरण काल हो सकता है, और इस सबको जाटों के फिर से राजनीतिक उदय से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर सेंटर पॉलिटिक्स में जाटों का जिक्र करें तो इनके 2 सबसे बड़े नेता हुए हैं। पहले नेता चौधरी चरण सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, और दूसरे नेता चौधरी देवीलाल, जो देश के उप प्रधानमंत्री थे। लेकिन इन दोनों के बाद केंद्रीय राजनीति में जाटों का कोई बड़ा चेहरा नहीं चमका। 1991 में डिप्टी पीएम पद से चौधरी देवीलाल के हटने के बाद से केंद्रीय राजनीति में जाटों की जगह खाली है। बताया जा रहा है कि टिकैत की नई पॉलिटिक्स इसी को बनने की कवायद है। दरअसल राकेश टिकैत और नरेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के सबसे बड़े नेता थे। तो सवाल यह है कि उनके दोनों बेटे क्या उनके कद तक भी पहुंच पाएंगे। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में एक आंदोलन ऐसा भी हुआ था जब केंद्र की तत्कालीन सरकार तक कांप गई थी। वो साल था 1988, जब दिल्ली के वोट क्लब के पास 25 अक्टूबर को किसानों की एक बड़ी पंचायत हुई। पंचायत में 14 राज्यों के किसान पहुंचे थे और करीब 5 लाख किसानों ने विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कब्जा कर लिया था। जो स्वाभिमान के साथ लड़ाई लड़ता हो, स्वाभिमान के साथ जिंदा रहना चाहता हो, 7 दिन तक चले इस किसान आंदोलन का असर इतना ज्यादा था कि तब की कांग्रेस सरकार भी दबाव में आ गई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पहल करनी पड़ी थी। राकेश टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत का जो विश्व प्रसिद्ध आंदोलन उन्होंने 1988 में किया था, 32 साल पहले, जब उन्होंने 5 लाख किसानों के साथ दिल्ली के राजपथ को पूरा उस पर कब्जा कर लिया था और 1 हफ्ते तक किसान अपना बोरिया बिस्तर गृहस्थी लेकर वहां पर डटे रहे थे। वो इतना शक्तिशाली हुआ था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को झुकना पड़ा था। इस आंदोलन से चौधरी टिकैत ने वो कद हासिल कर लिया जिसके आगे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक झुकने लगे थे। 1935 में मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में जन्मे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जीवन किसानों की लड़ाई में बीता। उन्होंने 1986 में भारतीय किसान यूनियन का गठन किया और उनकी कोशिश थी कि वो इसे अराजनीतिक संगठन बनाए रखें। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने गांव और किसान के हित के लिए कई कामयाब लड़ाइयाँ लड़ी। किसान को फसल की कीमत दिलाने से लेकर सामाजिक बुराइयों तक के खिलाफ झंडा उठाते रहे। कई बार उत्तर प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा था। उन्होंने मेरठ कलेक्ट्रेट का 1 हफ्ते तक या 24 दिनों तक घेराव किया था। तो उनमें एक बहुत ज़बरदस्त ताकत थी किसानों को एकजुट करके, उनको आकर्षित करके, प्रभावित करके एकजुट रखने की और आंदोलनों का नेतृत्व करने की। तो वो बिल्कुल किंवदंती से बन गए थे महेंद्र सिंह टिकैत। आखिरी बार 2011 में उन्होंने प्रेस के माध्यम से ऐलान किया कि देश के प्रधानमंत्री किसानों की समस्या पर गंभीर नहीं है और अगर प्रधानमंत्री ने किसान प्रतिनिधियों से बात नहीं की तो दिल्ली को चारों तरफ से बंद किया जाएगा। इससे घबराकर तब प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह को 8 मार्च 2011 को ही किसानों के दल को बुलाकर बात करनी पड़ी थी। तब महेंद्र सिंह टिकैत बीमार थे
और किसानों के दल के साथ दिल्ली नहीं आ सके थे और इसके करीब 2 महीने बाद 15 मई 2011 को उन्होंने आखिरी सांस ली। कहा यह जा सकता है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत अपने पिता के जूतों में पांव रखने को तैयार हो गए। शायद इसीलिए राकेश टिकैत बार बार कह रहे थे कि 32 साल बाद किसान जाग उठा है और सरकार को झुकना ही होगा। मतलब कि जिस तरह 1988 में उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को झुकने के लिए मजबूर किया था, ठीक वैसा ही राकेश टिकैत चाह रहे हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या राकेश टिकैत अलग एजेंडा चला रहे हैं और क्या नया कृषि कानून इसका हथियार मात्र है, और ये सब क्यों हो रहा है, आप उसे भी समझिए। तारीख 29 सितंबर 2013, जगह सरधाना, मेरठ। 29 सितंबर 2013 को मेरठ के सरधाना में महापंचायत हुई और मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के सिलसिले में जांच की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें इसी महापंचायत के बाद से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का जिक्र किया गया। इन दंगों में दोनों पक्षों के कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के नाम भी शामिल थे। गन्ना बेल्ट के नाम से मशहूर यूपी के इस इलाके को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। इस इलाके में किसान और किसानों से जुड़े हुए मुद्दे ही हमेशा से हावी रहे हैं। माना जाता है कि सियासी पार्टियों ने किसानों के इन मुद्दों को भुना करके ही इस इलाके में वोट हासिल किए। लेकिन दंगों के बाद से ही यहाँ की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। इस इलाके के राजनीतिक दंगल में बीजेपी ने जोरदार एंट्री मारी, इतनी जोरदार कि इस इलाके के सबसे बड़े और मजबूत किसान नेता माने जाने वाले चौधरी अजीत सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा। दंगों का असर ये भी हुआ कि जिस गुलाम मोहम्मद जौला को किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का बहुत करीबी माना जाता था, दंगों से आहत जौला ने खुद को भारतीय किसान यूनियन से अलग कर लिया और एक नया संगठन भारतीय किसान मजदूर मंच बना डाला। तारीख 29 जनवरी 2021, जगह सिसौली, मुजफ्फरनगर। 8 साल बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ी महापंचायत हुई, जिसमें हजारों की संख्या में किसान और ग्रामीण जमा हुए। मंच पर महेंद्र सिंह टिकैत के करीबी रहे गुलाम मोहम्मद जौला भी मौजूद थे। तब मंच पर जयंत चौधरी ने जौला के पैर छुए और नरेश टिकैत ने जौला को गले से लगाया। तब गुलाम मोहम्मद जौला ने कहा था, जाटों ने 2 गलतियां कर डाली, एक तो ये कि चौधरी अजीत सिंह को हराया और दूसरा मुसलमानों पर हमला किया। गुलाम मोहम्मद जौला के इस बयान के बावजूद पूरी महापंचायत में सन्नाटा छाया रहा, लेकिन किसी ने उनकी इस बात का कोई विरोध नहीं किया। कहा जाता है कि 4 दिन पहले जौला ने जो कुछ कहा उसकी नींव 2018 के जनवरी महीने में ही पड़ गई थी, जब गुलाम मोहम्मद जौला और नरेश टिकैत ने मिलकर जाटों और मुसलमानों को आपस में फिर से जोड़ने की मुहिम शुरू की थी। जानकार कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और किसानों ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी से किनारा कर अपना राजनीतिक भविष्य भारतीय जनता पार्टी में तलाशना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते टिकैत बंधुओं ने भी खुलकर खुद को इस नई राजनीति में ढालना शुरू कर दिया, लेकिन अब हालात जुदा हैं। राकेश टिकैत समेत जिन नेताओं के खिलाफ एफआईआर हुई है 26 जनवरी की घटना के बाद, वो धाराएं जो लगाई गई हैं बड़ी गंभीर हैं। इनको पता है कि 10 साल 14 साल इतनी सजा हो सकती है, तो इसलिए ये आंदोलन अब अपने को बचाने के लिए है, कानूनी शिकंजे से बचाने के लिए आंदोलन हो रहा है। इस वक्त टिकैत के दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि एक तरफ वो आंदोलन दिल्ली में कर रहे हैं और सीधे केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगले साल यूपी में चुनाव है जिसकी जमीन अभी से बनाई जाने लगी है। इसीलिए टिकैत पुराने गिले शिकवे भुला रहे हैं, जाट और मुसलमान को एकजुट कर रहे हैं और विपक्षी नेताओं से गले मिल रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बताना चाहेंगे। दिल्ली हिंसा के उपद्रवियों की फोटो जारी कर दी गई है। 26 जनवरी को हिंसा करने वाले उपद्रवियों की तस्वीरें आ चुकी हैं और उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है। तस्वीरें आप भी देखें। हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि ये वो लोग हैं जो कभी भी पुलिस से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इन सभी के चेहरे कैमरे में कैद हो गए। इन तस्वीरों को देखिए आप, ये वो लोग हैं दिल्ली पुलिस के प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, जो मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा 26 जनवरी से लगातार बता रहे हैं, उन्होंने सबको कैप्चर किया है। जितेंद्र मेरे साथ है। जितेंद्र, कितने तस्वीरें यहां पर रिलीज की गई हैं?
जी बिल्कुल, देखिए 15 के करीब तस्वीरें हैं जो अब तक दिल्ली पुलिस की तरफ से रिलीज की गई हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के पास 1500 के करीब ऐसे सीसीटीवी फुटेज और वीडियो क्लिप्स हैं जिनके जरिए लगातार उन उपद्रवियों की फोटो निकाली जा रही है जिन्होंने लाल किले में हिंसा की और इसके अलावा दिल्ली के तमाम इलाकों में गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा की थी। तो इन तमाम लोगों के फोटोग्राफ्स निकाले जा रहे हैं और उसके आधार पर इनकी पहचान करने की कोशिश भी की जा रही है। इसके अलावा गुजरात से 2 टीम दिल्ली में इस वक्त यहाँ पर कैंप की हुई है। ये जो दोनों टीमें हैं, फोरेंसिक टीम जो गुजरात की जो लैब है वहां से ये टीमें आई और इनको इस काम के लिए लगाया गया है कि जितने भी वीडियो क्लिप्स हैं उनमें से इस तरीके से उपद्रवियों की फोटो निकालें और उसके बाद उनकी पहचान करने की दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश ये जो करेगी। तस्वीरें आप भेज रहे हैं, जो आपने दिखाई हैं अभी, ये ज्यादातर लाल किले की लग रही हैं, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें लाल किले की हैं और इसके अलावा दिल्ली के आईटीओ में, इसके अलावा मुकरबा चौक पर, नांगलोई में जहां जहां उपद्रव हुआ उन तमाम इलाकों की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल क्लिप्स दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है और उन सभी की मदद से ये फोटो तैयार की जा रही है और उसके बाद सभी की गिरफ्तारी भी की जाएगी, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। जी, इस जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और अब फिक्र देश के आम बजट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कल बजट पेश किया और 2 दिन से शेयर बाजार की दहाड़ जारी है। आज सेंसेक्स 1197.11 अंकों की बढ़त के साथ 49,797.72 अंकों पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने एक बार फिर 50,154.48 के अंकों भी छुआ। दरअसल सेंसेक्स से बजट का कोई सीधा संबंध तो नहीं होता है, लेकिन इससे बाजार के मूड का पता चलता है और ये मूड बता रहा है कि बाजार को अच्छे दिन आने की उम्मीद है और ये उम्मीद सिर चढ़कर बोल रही है। अब सवाल यह है कि आखिर इस बजट में ऐसा अच्छा क्या है जिसकी वजह से बाजार में बजट के लिए ताली बजाई जा रही है। तमाम एक्सपर्ट्स इस बजट की तारीफ कर रहे हैं और मीडिया में इसे ऐतिहासिक बताया जा रहा है, जबकि इस बजट में ना तो आम लोगों को टैक्स में राहत दी गई है, ना ही सस्ता और महंगा में कोई बड़ा उलटफेर हुआ है। तो आइए इसकी बड़ी वजह समझते हैं। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाकर रोजगार पैदा करने की कोशिश की। इंफ्रास्ट्रक्चर से ही बड़े उद्योगों को फिर से शुरू करने लायक माहौल बनेगा, जबकि एमएसएमई से बाजार को गुलजार करने की कोशिश की गई और अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए हेल्थ सेक्टर को सुपर बजट 137% बढ़ोतरी दी गई है। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि कोरोना से पैदा हुए हालात के बाद इस वक्त देश को इसी बजट की आवश्यकता थी और इस पूरे लक्ष्य को पाने के लिए सरकार ने रिफॉर्म का प्लान दिया है। बजट ने साफ कर दिया है कि सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। 2021 में वित्तीय घाटा 9.5% रहने का अनुमान के बावजूद सरकार ने कोशिश की है कि सरकारी खर्च को बढ़ाकर विकास की गति तेज कर दी जाए। और ये विकास की गति कैसे तेज होगी, ये सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से समझिए, जिसमें बड़े उद्यमियों से लेकर मजदूरों तक की जेब भरने की कोशिश दिखती है। याद कीजिए कोरोना काल की उस तकलीफ को जब देश के शहरों से भयंकर रिवर्स पलायन हुआ था। शहर शहर और महानगरों से मजदूर गांवों की ओर लौटने लगे थे, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर या भरी दोपहरी में साइकिल चलाकर। इस रिवर्स पलायन की वजह था कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए जब लॉकडाउन लगा तो कल कारखानों की मशीनें थम गईं और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के पहिए की गति भी मंद पड़ती चली गई। लेकिन सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट से इकोनॉमी की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद एक बार फिर जगने लगी है। कल कारखानों की रौनक वापस लौटने की उम्मीद दिखने लगी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर एक बार फिर रोजगार देने के लिए तैयार होता दिखने लगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो जनता को रोजगार मिलने लगेगा। जनता की जेब भरेगी तो बाजार में सामान बिकेंगे, बाजार में सामान बिकेंगे तो फैक्ट्रियों से उत्पादन की मांग बढ़ेगी। नए बजट से इसी चक्र के एक बार फिर से शुरू होने की उम्मीद है, जो देश की मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार में लाएगा। गवर्नमेंट की एक बहुत मेजर प्रायोरिटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के थ्रू जो है एक मेजरली अचीव होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है, अगर हम पिछले 6 साल भी देखें तो उस पेस से नहीं आया जिस पेस से आना चाहिए था। तो इसलिए अब ओवरऑल फोकस जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है इस सेक्टर में इंक्रीज होना जरूरी है। इकोनॉमी की रफ्तार ही वो वजह है जिसने कोरोना काल में सरकारी खजाना खाली होने के बावजूद
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी ताकत झोंक देने की हिम्मत दिखाई है। 2021-22 के बजट में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम यानी 4 राज्यों को नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट दिया है। तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर की सड़क बनाने पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च होगा। केरल में 1500 किलोमीटर सड़क बनाने पर 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बंगाल में 675 किलोमीटर सड़क बनाने पर 95,000 करोड़ रुपए और असम में 1300 किलोमीटर सड़क बनाने पर 34,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा सरकार ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों घरों की किस्मत भी चमकाएंगी। ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, और अगर हम ये देखें कि इस बजट के अंदर भी गवर्नमेंट ने इसमें इस तरीके से फोकस रखा है कि जो हाउसिंग सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर में एक जो पीरियड था, एक इन्वेस्टमेंट जो अगर कोई भी आदमी ऐसे न्यू यूनिट्स के अंदर अगर करता है जिसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 45 लाख से कम था, तो उसमें वो स्कीम गवर्नमेंट की अभी 31 मार्च 2021 में जो है वो फिनिश हो रही थी, उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। इसमें एक आप ये देखिए कि एक मेजर जो मिडिल क्लास है उसको जो है ये एक तरीके से एक्सटेंडेड बेनिफिट। ये साधारण सा नियम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने से इकोनॉमी का पहिया घूमने लगता है। एक हाईवे बनना शुरू होते ही जमीन खोदने के लिए एक्सकेवेटर मशीनें मंगाई जाती हैं, सीमेंट फैक्ट्री से सीमेंट खरीदी जाती है। मांग मिलते ही कंपनियां धरती खोदकर मिनरल्स निकालने लगती हैं। बड़े ट्रकों से सीमेंट हाईवे तक लाए जाते हैं और बड़ी मशीनों के जरिए हाईवे बनाने में बड़ी संख्या में इंजीनियर और मजदूर जुट जाते हैं। ये सर्कल ही अर्थव्यवस्था को रफ्तार देता है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका सबसे बड़ा फायदा देश के उद्योग धंधों से होगा। इस पूरी प्रक्रिया में मजदूरों के हाथ सिर्फ 15% रकम आती है। मजदूरों की इसी फिक्र को दूर करने के लिए सरकार ने MSME पर खास ध्यान दिया है, जो भारत को ही नहीं घर घर को आत्मनिर्भर बनने की ओर ले जा सकता है। इस साल के आम बजट की यही खूबी एक्सपर्ट्स से तालियां बटोर रही हैं, तो बाजार में हरियाली ला रही हैं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जितना काम करेगी, उतना ज्यादा जॉब क्रिएशन भी होगा। ये एक अपने आप में सत्य है। भारत के कामगारों, मध्य वर्ग के नौकरी पेशा लोगों और साथ में बड़े उद्यमियों को बहुत फायदा होगा। अब MSME सेक्टर यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की बात करते हैं, जिसे भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाता है। देश की इकोनॉमी का 1/3 भाग इसी पर निर्भर करता है और यही सेक्टर करीब 50% लोगों को रोजगार भी मुहैया कराता है। MSME सेक्टर को विकसित करने के लिए इस बजट में करीब आप ये समझ लें 15,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार ने अगले कुछ वर्षों में MSME सेक्टर में 5 करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा है। आर्थिक विकास में MSME के योगदान को मौजूदा 30% से बढ़ाकर 40% पर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। वहीं MSME की निर्यात में भागीदारी भी 48% से बढ़ाकर 60% तक का पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है, जब छोटे और मध्यम उद्योग मजबूत होंगे तो इकोनॉमी मजबूत होगी और एक्सपोर्ट भी ज्यादा होगा। इसीलिए वित्त वर्ष 2021-22 में इंफ्रास्ट्रक्चर और MSME के लिए दिए गए बजट को देश का बजट कहा जा रहा है, जिससे हर वर्ग को फायदा होगा। मोदी सरकार की बड़ी फिक्र आम लोगों की सेहत रही है और बजट में हेल्थ का हिस्सा भी सरकार हर साल बढ़ाती रही है, लेकिन कोरोना काल ने सरकार की फिक्र और बढ़ा दी। यही वजह है कि इस बार बजट में स्वास्थ्य सेक्टर को सबसे ऊपर रखा गया और हेल्थ बजट में 137% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार के इस फैसले के क्या मायने हैं, आइए देखते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसे देश दोबारा नहीं देखना चाहता। इन अस्पतालों में ही 1.5 लाख से ज़्यादा लोग काल के गाल में समा गए। हजारों हजार परिवार तबाह हो गए। वायरस का कहर देश के 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर टूटा। पिछले 1 साल में इस महामारी ने पूरे हेल्थ सेक्टर को सिर के बल खड़ा कर दिया। हर दिन देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने नई और बड़ी चुनौती आती रही। ये फिक्र बड़ी थी क्योंकि ये आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा था, आत्मनिर्भर भारत की तरक्की से जुड़ा था। लिहाजा बजट में आम आदमी की ज़िंदगी का खास ख्याल रखा गया और आम बजट को हेल्थ बजट जैसा बना दिया गया ताकि फिर से लोगों की सेहत, परिवार और देश के विकास में बाधा न बने और अर्थव्यवस्था पटरी पर सरपट दौड़ती रहे।
एक जो हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ केयर फैसिलिटीज से लेकर न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल और कोविड वैक्सीन को बजट में शामिल किया गया है, ये हेल्थ केयर की दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा हुआ। इसे 94,000 से 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है। साफ है, कोरोना वायरस ने सेहत को लेकर पूरी सोच ही बदल दी है और आम हिंदुस्तानी की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार का नजरिया भी। इसीलिए आने वाले समय में किसी भी महामारी से निपटने के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी था। इसी मिशन के लिए सरकार 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के जरिए पूरा किया जाएगा। इस बजट में गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बेहतर बनाने से लेकर 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू करने की योजना तक शामिल है। जाहिर है, बजट के जरिए सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुरजोर ध्यान दिया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के साथ ही प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर की सुविधा पर भी खर्च करने की योजना है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव, छोटे शहर और जिले के स्तर पर मजबूत करना चाहती है, जहां देश की 70 से 80% आबादी रहती है। इसके मायने बड़े हैं। बजट में आपकी जिंदगी को सेहतमंद और स्वस्थ बनाने का पूरा प्लान है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत मिशन को पूरा करना इतना आसान नहीं है। जिस देश में 1 साल पहले तक मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट तक विदेशों से आयात किए गए, वहां आत्मनिर्भर होना एवरेस्ट की चढ़ाई से कम नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान ने जिस तरह से इन चुनौतियों का सामना किया और जीत हासिल की, ये साबित हो गया कि हिंदुस्तान में हर मुश्किल को हराने की क्षमता है और इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार भी समझ गई कि अब देश में ही शोध संस्थानों के जरिए मेडिकल रिसर्च को मजबूत करना होगा, जांच और लैब की संख्या बढ़ानी होगी, जिसका सीधा सरोकार आम लोगों से होगा। वित्त मंत्री की घोषणा में देश में 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर, सभी जिलों में जांच केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल को मजबूत करने जैसी अहम बातें हैं। इससे गांव के 17,000 रूरल हेल्थ सेंटर समेत शहरों के 11,000 अर्बन हेल्थ और वेलनेस सेंटर को मजबूती मिलेगी। रूरल एरियाज में हेल्थ केयर फैसिलिटीज का भी सरकार ने बजट में ध्यान रखा है। बीमारियों की टेस्टिंग, रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग जिला स्तर पर की जाए, इसके लिए देश में कई लेबोरेटरी भी खोलने की बात कही गई है। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में R&D की भूमिका बहुत अहम है, इसलिए बजट में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि अगले 5 साल के दौरान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में 50,000 करोड़ रुपए का उपयोग होगा। इससे यहां भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च और डेवलपमेंट गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अब स्वास्थ्य को आम लोगों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता में अहम है और देश की सेहत का सीधा कनेक्शन देश की तरक्की से भी है, जिसमें बीमारियों पर खर्च कम होगा और बचत ज़्यादा होगी। साथ ही स्वस्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो। बजट में सरकार का फोकस आम लोगों की सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। भले ही सीधे तौर पर आपकी जेब में चंद पैसे नहीं डाले गए हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर को मजबूत कर इकोनॉमी को बूस्टर डोज जरूर दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए निवेश कहां से आएगा? सरकार ने इस काम के लिए रिफॉर्म का रास्ता चुना है। सरकार का लक्ष्य विनिवेश के जरिए 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटाने का है। मतलब यह कि सरकार विनिवेश के जरिए ही आर्थिक सुधार की जमीन मजबूत करेगी और पैसे का इंतजाम करेगी। अब एक बार फिर सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार ये करेगी कैसे? वित्त मंत्री ने रकम जुटाने के लिए अपनी योजना भी बताई है, आप उसे पहले समझें। आने वाले समय में सरकार 2 सरकारी बैंकों और 1 जनरल बीमा कंपनी का निजीकरण करेगी। इसके साथ ही LIC की हिस्सेदारी को बेचने का लक्ष्य भी पूरा किया जाएगा। सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, BEML, पवन हंस और एयर इंडिया समेत कई दूसरी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर रकम जुटाएगी। हमारी इस समय स्थिति है इकोनॉमी की पेंडेमिक के कारण, उसमें से करने के लिए हमें बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, ग्रोथ कैपिटल चाहिए और उन सब के लिए रिसोर्सेज जुटाने की भी आवश्यकता है। तो जहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में जहाँ हम देख सकते हैं कि जहाँ पॉसिबिलिटी है, उन पॉसिबिलिटी को स्टेट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, ये आह्वान किया है उन्होंने। ये जो प्रोसेस आपने देखा होगा, बहुत सारी कंपनियों में ये प्रोसेस ऑलरेडी आरंभ हो चुका है, कई इनफैक्ट सब में ही आरंभ हो चुका है, डिफरेंट स्टेजेस में है।
सिर्फ कॉनकॉर में अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हमारा आना बाकी है और वो रेलवे जो लैंड लीज पॉलिसी का फाइनलाइजेशन कर रहा है और जैसे ही वो करते हैं वैसे ही हमारा EOI हम ले आएंगे। सरकार के रिफॉर्म को जानकार, साहसी और दूरदर्शी फैसला बता रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। और अब फिक्र आपके बच्चों की। आपने भी अपने परिवार के बच्चों को कभी ना कभी पोलियो ड्रॉप जरूर दिलाया होगा, लेकिन 2 बूंद जिंदगी की भारी भी पड़ सकती है। अगर कहीं किसी ने लापरवाही कर दी तो महाराष्ट्र के यवतमाल में यही हुआ है। ये तस्वीरें 30 जनवरी की हैं, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय पोलियो अभियान की शुरुआत की। लेकिन इसके 2 दिन बाद ही महाराष्ट्र के यवतमाल में 2 बूंद जिंदगी की दहशत की बूंदों में तब्दील हो गई। घटना कापसी कोपरी गांव की है, जहां 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर की बूंदें पिला दी गई। इन सभी बच्चों की उम्र 5 साल से कम है। ये यवतमाल का जिला अस्पताल है। आप जिन बच्चों को यहां देख रहे हैं, उन्हें रात के वक्त अचानक पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत शुरू हुई। फिलहाल सारे बच्चे डॉक्टरों की निगरानी में हैं, लेकिन बच्चों के घर वाले परेशान हैं। लोगों में दहशत है और प्रशासन कह रहा है कि जांच जारी है। ये कल की घटना है जहाँ पे 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर दिए थे। वो उनको वापस बुला के वापस पोलियो के डोज वापस देने में आए। उसमें से एक बच्चे को नौजिया और वोमिटिंग हुई और उसके बाद उनको GMC में दाखिल किया गया और उसमें से एक बच्चा जिसको उल्टी हुई थी उसकी प्रकृति अभी स्थिर है और बाकी बच्चों की भी प्रकृति। प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? क्या पोलियो ड्रॉप पिलाने वाले स्टाफ को कोई ट्रेनिंग मिली थी? और कुल मिलाकर इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? इस वर्ष पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कोरोना की वजह से देर से शुरू हुआ है। राष्ट्रपति ने जिस कार्यक्रम की शुरुआत की, उसके तहत देश भर में 5 साल से कम उम्र के 17 करोड़ बच्चों को दवाई दी जानी है। इस काम में 24 लाख वॉलंटियर्स और 1.5 लाख सुपरवाइजर्स की मदद ली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि करीब 2 करोड़ परिवारों तक पहुंचकर उसकी टीम ये सुनिश्चित करेगी कि एक भी बच्चा पोलियो ड्रॉप पिए बिना ना रह जाए। लेकिन जरा सोचिए, जिस सिस्टम में बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर पिला दिया जाता है, वहां आप कितना भी बड़ा अभियान शुरू कर लें, सफलता की गारंटी कौन देगा? वैसे तो भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, लेकिन ये स्थिति कायम रहे इसके लिए साल दर साल पोलियो की खुराक दी जाती है। जो यवतमाल में हुआ उससे पोलियो का सुरक्षा चक्र टूट सकता है और यही हमारे लिए फिक्र की बात है। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। दिल्ली हिंसा को लेकर एक्शन में पुलिस। 26 जनवरी को हिंसा करने वाले उपद्रवियों का फोटो जारी। उपद्रवियों की पहचान कर रही है पुलिस। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। अक्टूबर तक जारी रहेगा आंदोलन। सरकार को कानून वापस लेना ही होगा। कृषि कानून को लेकर संसद में हुआ भारी हंगामा। कानून रद्द करने की मांग पर अड़ा विपक्ष। कृषि मंत्री बोले, किसानों से बातचीत को तैयार। पंजाब के जलालाबाद में निकाय चुनाव पर घमासान। कांग्रेस और अकाली कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। सुखबीर बादल की गाड़ी पर पथराव, कई राउंड फायरिंग। बंगाल चुनाव से पहले ममता को फिर झटका। टीएमसी विधायक दीपक हल्दर बीजेपी में शामिल। बीजेपी का हमला। टीएमसी में भगदड़ जारी रहेगी। ममता अकेली पड़ जाएंगी। कश्मीर मुद्दे पर बैकफुट पर पाक आर्मी चीफ बाजवा। शांति का राग अलापा। बोले, बातचीत से सुलझ सकता है कश्मीर मुद्दा। सीबीएसई ने परीक्षा की तारीखों को किया ऐलान। 4 मई से 11 जून तक होंगी 10वीं 12वीं की परीक्षा। ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें डेट शीट। और अब खबरें पॉजिटिव। कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान के बीच अच्छी खबर आई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में सिर्फ 8,635 नए मरीज सामने आए। यही नहीं, देश में कोरोना से होने वाली मौत में भी बड़ी कमी आई है। 24 घंटे में 100 से कम लोगों की मौत हुई है। ऐसा 271 दिनों के बाद हुआ है।
राहत की खबर है कि 15 राज्यों में कोरोना वायरस से किसी की जान नहीं गई है। दिल्ली में भी 24 घंटे में सिर्फ 121 केस मिले हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े covid19india.org से लिए गए हैं। दिल्ली में हुए नए सीरो सर्वे के मुताबिक 56% लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। मतलब दिल्ली की आधी आबादी यानी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों में इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी पाई गई है। ये वो लोग हैं जिन्हें कोरोना हुआ और उन्हें पता भी नहीं चला और वे ठीक हो गए। अब उनके शरीर में इस वायरस के खिलाफ प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी है। भारतीय मूल की भव्या लाल को नासा की कमान दी गई है। वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बनाई गई हैं। हालांकि भव्या पहले से ही नासा से कई प्रोग्रामों के जरिए जुड़ी हुई हैं और राष्ट्रपति जो बाइडेन के जरिए नासा में बदलाव के लिए बनाई कमेटी की सदस्य भी हैं। आत्मनिर्भर शब्द को ऑक्सफोर्ड ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने एक बयान जारी कर बताया कि आत्मनिर्भरता शब्द को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है। भाषा विशेषज्ञों के एक पैनल ने यह फैसला लिया है। ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द से मतलब ऐसे शब्द से है जो पिछले साल लोगों के बोलचाल, मनोदशा या स्थिति को दिखाए और जिसमें सांस्कृतिक महत्व के एक शब्द के रूप में लंबे समय तक बने रहने की क्षमता हो। पिछले साल मोदी सरकार ने कोविड से उबरने के लिए आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा था। और अब जो है सो है, दिनेश गौतम के साथ। कील लगा दी पुलिस ने। कील कांटे लगाने के अलावा कोई चारा भी नहीं छोड़ा था ट्रैक्टर से अराजकता का ट्रेलर दिखाने वालों ने। लेकिन लग रहा है कीलें सड़क पर नहीं, सरकार को सबक सिखाने की तमन्ना पाले नेताओं के सीने पर गड़ गई। लाल किले पर झंडा लगाने लोग पहुंच कैसे गए, कहने वाले अब पुलिस की तैयारी को कोस रहे हैं। पुलिस कुछ करे तो बुरी, ना करे तो बुरी। असल में विपक्ष को लगने लगा है कि यह मुद्दा ठंडा हुआ तो फिर हाथ में कुछ बचेगा नहीं, लिहाजा विपक्ष चाहता है यह कील सरकार के लिए आखिरी साबित हो। 26 जनवरी को हुड़दंग के बाद आंदोलन के फुस हो चुके टायर में टिकैत के आंसुओं ने पंचर लगा दिया और अब सहानुभूति की हवा डालने के लिए पंप ले लेकर कई नेता पहुंच रहे हैं। बस डर इस बात का है कि ये सरकारी कीलें उनकी हवा ना निकाल दे। बाकी तो जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।